मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2026 आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न क्या आया था। एक सीधी धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाले धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सीधी धारावाहिक चालक है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसको दुगना करने की बात कही जा रही है, और तो उसके चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होंगे उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आप लोगों को पता होगा कि मेरे प्यारे साथियों, यदि एक सीधी धारावाहिक चालक यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसमें प्रवाहित होती है, तो मेरे प्यारे साथियों विद्युत धारा जो होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का भी दुगना हो जाना, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी दुगना हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या आया था। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सदन एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन मेरे प्यारे साथियों जो होता है ना वो राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो इसमें आपको पूछा है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो होगा क्या कि पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है कि पूरे के पूरे जितने भी मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री से लेकर सभी को राष्ट्रपति के समक्ष वहाँ पे इस्तीफा दे देना होगा। मंत्रिमंडल मेरे प्यारे साथियों निरस्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या आया था। कोशिका में लिपिड, जिसको हम लोग वसा भी कहते हैं, तो कोशिका में लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोशिका में लिपिड का निर्माण आपको पता है कि कोशिका में लिपिड यानी वसा का निर्माण मुख्य रूप से चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट में एसीआर में होता है। ठीक है, और यह कोशिका का एक प्रमुख अंग माना जाता है जहां फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड अणुओं का संश्लेषण होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, यानी लिपिड में कोशिका में लिपिड का निर्माण होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर में होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न आया था। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एक क्वेश्चन आया था। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 315 यानी आर्टिकल 315 में इसकी चर्चा है मेरे प्यारे साथियों यूपीएससी की। और यह संविधान के भाग 14 में मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक यूपीएससी की चर्चा है। ठीक है, और इसमें मतलब कि इसमें नियुक्ति कैसे होगी, निष्कासन कैसे किया जाएगा, शक्तियों की परिभाषा, इनकी संरचना, स्ट्रक्चर, स्थापना, इन सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, इन सब सारी चीज़ों की मेरे प्यारे साथियों चर्चा जो है ना अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक किया गया है और भाग 14 में किया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछा था, तो अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय कुमार हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के रूप में हुआ था, मतलब 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सर रॉस वारकर थे। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला है, तो यूपीएससी को यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसकी चर्चा और संवैधानिक दर्जा दी गई है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय धौलपुर में है, धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न आया था। ब्रिटिश भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था। तो देखिए ऐसे तो 1872 में हुआ था, लेकिन
पूर्ण जनगणना की बात कर रहा है, तो 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, प्रथम जनगणना जो कि गैर समकालिक या अपूर्ण जनगणना था 1872 में हुआ था, लेकिन प्रथम पूर्ण या नियमित जनगणना की बात करेगा तो 1881 हो जाएगा इसका राइट आंसर, और लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। हमें आप बता दीजिए 1872 वाला किसके काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1881 में जनगणना आयुक्त जो थे, जनगणना आयुक्त मेरे प्यारे साथियों कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू.सी. प्लोडेन, ठीक है, प्लोडेन, ठीक है, डब्ल्यू.सी. प्लोडेन थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या था, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किस क्रिकेट टीम में लॉन्च की है, ठीक है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किस क्रिकेट टीम ने लॉन्च की है, तो आपको पता होगा किस क्रिकेटर ने, मतलब हालांकि ये आपको किस क्रिकेट टीम ने, तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा, लेकिन किसने की है, तो एम रमन ने इसकी जो है वो लॉन्चिंग की है, ठीक है। पुस्तक का नाम लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, पूरा नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग है, जिसकी जो लॉन्चिंग वाले पार्ट है एस रमन के द्वारा किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, लेखक ही इनका है एस रमन, एस रमन, जो कि पूर्व जो है टीएनसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसका विमोचन तिथि कब था, 16 मार्च 2025 को था, ठीक है। प्रकाशक कहाँ से हुआ है, तो देखिए एक नोटियन प्रेस है, नोटियन प्रेस इसका प्रकाशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या आया था, 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत में उपयोग की जाने वाली जो HYV है, यानी हाई इल्ड क्वालिटी है, वैरायटी है, वो गेहूं की किस्म का नाम पूछा था। तो देखिए वैसे तो ये सब क्वेश्चन अंदर से पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे किस्में थे, 3-4 किस्मों को, मतलब 1960 के दशक में जब हरी क्रांति आया था तो मैक्सिको से हाई इल्ड वैरायटी के गेहूं की बीज को मंगाया गया था, जिसमें से कुछ किस्म थे जैसे सोनोरा 64, ठीक है, लेरमा रोजो 64A, ठीक है, उसके बाद कल्याण सोना और सोनालिका, ये सब किस्म के नाम थे, गेहूं के किस्म के नाम थे। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस होता आप लोग देख लिख के टिक लगा लिए होंगे। उसके बाद देखिए हरित क्रांति से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 और मतलब 1960 के दशक में, मतलब 1966 और 67 के बीच हुआ था। और भी क्या प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बन सकते हैं, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, विशेषकर खाद्य जैसे गेहूं और चावल को बढ़ावा देना, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए एक प्रश्न बन सकता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बन सकता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन, तो नॉर्मन बोरलॉग को नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति के लिए कौन सी मुख्य फसलें चुनी गई थी, तो गेहूं को सबसे अधिक प्रभावित चावल, गेहूं और चावल था, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न बन सकता है, हरित क्रांति से किन राज्यों को सबसे अधिक लाभ हुआ, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो हरित क्रांति में प्रमुख घटक क्या थे, तो देखिए उपज, मतलब उच्च उपज वाली किस्म यानी HYV हाई एल्ड वैरायटी के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधा, ये मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण घटक थे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या और बन सकता है, तो हरित क्रांति में प्रयुक्त होने वाले बौने गेहूं के बीज कहाँ से लाए गए थे, तो मैक्सिको से लाए गए थे, ठीक है, मैक्सिको से लाए गए थे। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आया था, पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ था, हालांकि इसमें से कोई एक ही प्रश्न था, लेकिन देखिए हमने दोनों को ले लिया है। तो देखिए पूना समझौता जैसा कि आपको पता होगा कि 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था, तो पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में। किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि यह समझौता जो था ना, वो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के बजाय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में सीटों के आरक्षण को लेकर हुआ था, जिस पर अंबेडकर और मेरे प्यारे साथियों दलितों की ओर से अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मदन मोहन मालवीय जो थे वो महात्मा गांधी की ओर से हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल
को समाप्त करना इसमें प्रस्तावित हुआ था। और उसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों को मतलब 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई थी। इसका परिणाम यही निकला था। उसके बाद और भी इसको परिणाम में जोड़ सकते हैं कि केंद्रीय विधान मंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 18% कर दी गई थी। सरकारी नौकरियों में दलितों को उच्च प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया था। तो इन सब चीज़ों को निकाला गया था मतलब पूना समझौता से, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न आया था 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के तहत, मतलब किस अधिनियम के तहत लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की कार्यकाल को भी घटाकर मतलब 5 साल कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है। तो अधिनियम के तहत एक मतलब 1978 के अधिनियम के तहत लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 साल का था, लेकिन उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको और भी इससे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो क्या बनेंगे, 1976 के 42वें संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। और उसमें मेरे प्यारे साथियों क्या कहा गया था कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976, उस समय मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि भारत में इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन वहीं इसमें परिवर्तन कब किया गया, आपातकाल के दौरान किया गया था ये 1942 वाला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1978 में एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, तो उसमें भारत में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और वो पुनः जो है वो लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दी। तो 44वां संविधान संशोधन इसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक प्रश्न क्या आया था, किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किससे निर्धारित किया जाता है। तो देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या मुख्य रूप से जो है ना प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित किया जाता है। एक मेरे प्यारे साथियों प्रश्न आया था, किस कारण से अमीटर को रीडिंग अचानक बढ़ जाती है, ए मीटर की रीडिंग अचानक बढ़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों ए मीटर की रीडिंग अचानक बढ़ने का बहुत सारा रीजन होता है, और उन रीजनों में आपको ऑप्शन के कारण मतलब बनेंगे कि क्या क्या रीजन ऑप्शंस में दिए हो गए थे। तो देखिए शॉर्ट सर्किट भी इसका कारण है, जिसके कारण एमीटर में हाई वोल्टेज होगा, इसके कारण भी होगा। वृद्धि हाई वोल्टेज में अचानक वृद्धि हो जाता है वोल्टेज में, या प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस में भारी कमी के कारण होता है। और इसके अलावा स्विच बंद करने पर लोड मतलब लोड जुड़ने या खराब वायरिंग के कारण भी ऐसा होता है। तो बहुत सारे रीजन हैं, आपको इन सभी रीजनों को ध्यान में रखेंगे तो जाके प्रश्न बने होंगे ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। हालांकि बन ही गए होंगे। एक मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज हमें थर्ड शिफ्ट मिला करके यानी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस इतना ही मिले थे, लेकिन जो भी मिले 100% एक्यूरेट और अथेंटिक क्वेश्चंस मिले। मेरे प्यारे साथियों अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पल पल की जानकारी चाहते हैं या 100% एक्यूरेट एनालिसिस की वीडियो को चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।